सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का टिश्यूज़ चैप्टर कंप्लीट। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बस लास्ट के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो हमें जल्दी से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार ये सारे कार्टिलेज, बोन्स, ठीक है, लिगामेंट्स, ये सब पढ़ा दिया था। लाइक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था। जो हमें आगे टॉपिक कवर करना था वो ये था, कैन वी कंट्रोल मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, कि हम क्या मूवमेंट्स बॉडी में जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उससे स्टार्ट करेंगे, मींस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली हमारे मूवमेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी यानी जो हमारे बस में है, यानी कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एंड एक होता है आपका इनवॉलंटरी, यानी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दो तरीके के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है ना, दो तरीके के मूवमेंट तो आपको समझ में आया, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। इसमें भी क्लासिफिकेशन है, यानी तीन तरह के मूवमेंट हम पढ़ेंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका स्केलेटल मूवमेंट। ठीक है, स्केलेटल मूवमेंट में क्या है आपका कि ये स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल यानी स्केलेटन से रिलेटेड, यानी बोन से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका मूवमेंट होगा। जो बोन्स आपकी मूवमेंट कराती है ना, तो वो किसके अंडर आता है, वो आपके स्केलेटल मूवमेंट के अंदर आता है। ठीक है, वो कौन सी मसल्स होती हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स होती है। दिखती किस तरीके की है, आपकी कुछ इस स्ट्रक्चर में ये दिखती हैं। बेसिकली क्या है, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं एंड ब्रांचिंग नहीं होती। यानी आप देख रहे हो कि स्ट्रेट स्ट्रेट है इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट इन द सेंस ब्रांचिंग नहीं है। जैसे ये है ना, इस तरीके से ब्रांच बना ली, फिर ये ब्रांच बना ली, ये इसमें नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, ये अनब्रांच होती हैं। इसमें स्ट्राइएशन होते हैं। स्ट्राइएशन यानी जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक ये लाइट है, ये डार्क है, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको यहाँ विजिबल हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखा भी रखा है। ठीक है, देन यहाँ जो आपके डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। बेसिकली क्या है, डीज आर न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डीज आर न्यूक्लियस। और ना कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसलिए मैं क्या लिखूँगी, मल्टी न्यूक्लियस। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी मल्टी न्यूक्लियस है, खूब सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी जानना है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर आती हैं ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स, या फिर इनवॉलंटरी, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे किसके अंदर आ जाएगी, वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर आ जाएगी। देखो, जब हम मूव करते हैं तो हमारी बोन्स मूव करती हैं, यानी जैसे मैंने हाथ को मूव किया आगे की तरफ, तो मेरी बोन्स कहीं ना कहीं आपकी मूव कर रही है, वो मैं मूव करा रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका वॉलंटरी मूवमेंट, यानी मैं अपनी इच्छा से आगे पीछे हाथ कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। तो वो क्या है आपके बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। एंड इस तरीके के जिसमें आपकी जो ये स्केलेटल मसल्स है, ये किससे, बोन से, स्केलेटन से पूरे अटैच है, उस तरीके के मूवमेंट को मैं क्या कहूँगी, स्केलेटल मूवमेंट कहूँगी। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन यही है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मेरी स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स कैसी हैं, ठीक है, मूवमेंट हमने समझ लिया वॉलंटरी इनवॉलंटरी। अब उसके अकॉर्डिंग हम मसल्स का काम समझ रहे हैं कि मसल्स कैसे हैं, है ना, कि मसल्स कैसे मूव करें, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं, है ना, कहाँ लोकेटेड है। तो पहली तो हमारी बोन्स में थी, बोन से अटैच थी वो वाली मसल्स। अब ना जो स्मूथ मसल्स है मेरी, वो कहाँ अटैच है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन से अटैच है, जैसे स्टमक हो गया, है ना, ब्लड वेसल्स हो गए वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके की होती है, यानी ये स्पिंडल शेप्ड होती है। कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है। क्या आपको यहाँ लाइट और डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, स्केलेटल मसल्स में दिखाया था आपको, नहीं, यहाँ नहीं दिख रहे, तो यानी ये नॉन स्ट्राइटेड है, इस पर नहीं दिखा रखा। और हर एक सेल में आप देख रहे होगे कि एक सिंगल न्यूक्लियस है, यानी ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है ना, मीन्स सिंगल न्यूक्लियस है। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या है, डाइजेशन। अब क्या होता है कि आपने खाना खाया, तो पूरी तरीके से लाइक आपके जो स्टमक है, स्टमक का वर्क क्या आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, अच्छा अभी मत करो डाइजेशन, बाद में करते हैं, अभी मन नहीं कर रहा डाइजेशन का, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने खाना खाया, डाइजेशन का प्रोसेस फिर चालू हो जाता है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है। समझ में आया, तो ये आपके सेकेंड तरह के मसल्स थे, जो कि है स्मूथ मसल्स, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्डिक मसल, थर्ड तरह का। कार्डिक मसल्स कहाँ पाया जाता है, आपके हर्ट में पाया जाता है। कार्डिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना आपका,
वो आप समझ लो कि कहाँ पाया जाता है, हार्ट पे पाया जाता है, हार्ट से रिलेटेड बात की गई है। तो ऐसी मसल्स जो कि आपके हार्ट में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल। अब क्या होता है, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। अब हार्ट काम करता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो आपकी बीटिंग करता रहता है ना। जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक आपका हार्ट बीट करता है, यानी ऐसी मसल्स आपकी कभी थकती नहीं है, नेवर गेट्स फटीग, है ना, क्योंकि आपका हार्ट का काम है। तो क्या ये मसल्स थकेंगी? अगर ये थक जाएंगी तो फिर तो बंदा नहीं बचेगा, आदमी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये वाली मसल्स कभी नहीं थकती, है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा बल्कि हल्की हल्की स्ट्राइएशन दिख रही है ना, बहुत हल्की हल्की स्ट्राइएशन दिख रही है, लेकिन हाँ स्ट्राइएशन है, तो फेंटली स्ट्राइएशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसमें ब्रांचिंग दिख रही है? हाँ, मैं कहूँगी कि इसमें ब्रांचिंग है। तो दीज आर ब्रांच मसल, दीज आर ओनली ब्रांच मसल्स, ठीक है, अमंग दी ऑल 3 मसल्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया 3 तरह की मसल्स हैं, उसमें मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ एक वॉलेंट्री है, बाकी 2 इनवॉलेंट्री हैं। एक वॉलेंट्री कौन सी है आपकी, ये स्केलेटल मसल्स, है ना। देन इनवॉलेंट्री कौन सी है, स्मूथ एंड कार्डियक, जो कभी थकती नहीं है, वो कैसी मसल्स हुई, कार्डियक मसल, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हो कि देखो कुछ मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हम भाग रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो दीज आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, है ना। और किसके द्वारा हो रहे हैं, स्केलेटल मसल्स के थ्रू हो रहे हैं, है ना, जो कि स्केलेटल से अटैच है ना। इसमें क्या है, आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं, जो कि अनब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जो मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया। स्ट्राइटेड है, यानी लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं। क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होते हैं? तो आप कहोगे यस होते हैं। काफ़ी जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अकर करते हैं हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के, कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल के नहीं, मतलब कि हम सोच रहे हैं तो हो रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मूवमेंट है खाने का इंटेस्टाइन में, हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री। तो इन्हीं मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मूवमेंट जिसमें आपकी स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स ऑर्गन में पाए जाते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन। इनके सेल्स कैसे, स्पिंडल शेप, मैंने बताया सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्ट्राइएशन नहीं होते हैं। स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, वो स्मूथ मसल्स आपकी हेल्प करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट में पाए जाते हैं। कार्डियक वर्ड ही हार्ट से रिलेटेड है। इनके जो फाइबर्स होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस हैं, बहुत हल्की हल्की स्ट्राइएशन है। कार्डियक मसल टायरलेसली यानी फटीग कभी नहीं होता, रिदमिकली काम करता है, जिससे हार्ट आपकी बीट करती है थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटीग, यानी बिना थके, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है कि कैसे आपकी बॉडी सेंस करती है, कम्युनिकेट करती है और रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज़ आपको गर्म लगती है एकदम से, या ठंडी लगती है ना। गर्म का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ना कोई चीज़ आपको पता नहीं है, सूप रखा हुआ है वो गर्म है ना, आपने एकदम से हाथ टच किया और जैसे आपको लगा गर्म है, आपने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्सेस है। वो कैसे आपकी बॉडी को समझ में आ रहा है कि वो चीज़ क्या है, आपकी गर्म है, या उस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बॉडी का फॉर्म करते हैं, है ना, मेन कंट्रोल। अब आपको पता है ब्रेन क्या है, आपका कंट्रोल सेंटर है ना, जो कि आपके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, मेमोरी में, है ना, दिमाग में आपकी चीज़ें याद रहती हैं, आपको मेमोरीज हैं, है ना, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो ब्रेन आपका बताता है। तो कंट्रोल सेंटर है बेसिकली। मसल रेगुलेशन यहाँ दिखता है, हाँ, दोनों वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, है ना, कांट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। दोनों जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, वो आपके नर्वस टिश्यू के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई एक्शन आपने सोचा, आप क्या है, करने से पहले आपका ब्रेन एकदम आपको सिग्नल देगा, तो फिर आप करोगे, है ना। जो नर्वस टिश्यू वो आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो आपको सिग्नल देगा, वो काम कराएगा, है ना। जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन ने सेंस किया कि ऑक्सीजन डिमांड हमें ज़्यादा चाहिए, है ना। जब एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि सारी मसल्स काम करती है तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो अब क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, सिग्नल देगा, सिग्नल्स द हार्ट टू बीट फास्टर। तो अब क्या है, ब्रेन हार्ट को सिग्नल देगा जिससे कि वो क्या करे, थोड़ा फास्ट बीट करे, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन डिमांड है वो आपकी मिल जाए और बढ़े, है ना, बॉडी को मिले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो मैंने यहाँ बताया है। नेक्स्ट आपके ना
टर्म है न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है, सेल्स हैं आपके नर्वस टिश्यू के, ठीक है, इन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। इनका कुछ काम होता है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स क्या हैं, बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि आपका नर्वस टिश्यू बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये यूनिकली बनाए गए हैं जिससे कि आप रिसीव कर सको, ठीक है, प्रोसेस कर सको और मैसेज को ट्रांसमिट करो, आगे भेज सकते हो। मतलब आपने रिसीव किया कोई मैसेज, प्रोसेसिंग हुई, क्या मैसेज है, मतलब किसी ने मेरे को कुछ बोला, ठीक है, वो मैंने समझा, वो प्रोसेस हुआ, देन मैंने उस चीज़ का रिप्लाई किया, ट्रांसमिट हो गई वो चीज़, आगे बात बढ़ गई। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 3 बच्चे हैं क्लास में, पहले वाले ने दूसरे को बताया, दूसरे वाले ने तीसरे को बताया, तो ऐसे आपकी क्या है, कॉन्वर्सेशन या बातें आगे ट्रांसमिट हो रही हैं, आगे मैसेजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम जैसे अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप इस तरीके के भी बना सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंडिंग, 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। सबसे पहले सेल बॉडी में आपका आ जाता है एक तो न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ठीक है, यहाँ पे मेन न्यूक्लियस लाई करता है, एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इनका काम होता है रिसीव करने का, ठीक है। देन एक्सॉन आ जाता है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा एक्सॉन है, इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर, माइलिन शीट, ये आ जाता है। लास्ट एक्सॉन की एंडिंग, एक्सॉन का टर्मिनल इज नोन एज एक्सॉन एंडिंग या टर्मिनल। इसमें क्या होते हैं, आपके साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं जो आगे आपके जो मैसेजेस हैं उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसे हम इस डायग्राम से और बेटर समझ सकते हैं, इसके फंक्शंस को समझेंगे, ठीक है। न्यूरॉन का मैंने दूसरा नाम आपको बता दिया, नर्व सेल भी कहते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी की अगर मैं बात करूँ, सेल बॉडी को और मैं क्या कह सकती हूँ, साइटोन कह सकती हूँ या फिर सोमा कह सकती हूँ। अगर आपको सेंटर में दिख रहा होगा दिस ग्रीन पार्ट, तो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हमेशा आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर हो की तरह वो एक्ट करता है, तो ये क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर है न्यूरॉन के। देन यहाँ डेंड्राइट्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करेंगे, मैंने कहा था रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन ट्रांसमिट करते हैं। तो रिसीव करने का काम क्या है, मैसेज किसका काम है, वो है डेंड्राइट्स का काम। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, रिसेप्टर यानी जहाँ से आपको क्या नाम है, इम्पल्स मिल रहा है, जहाँ से आपको मैसेज मिल रहा है, इस तरीके से। और अदर न्यूरॉन यानी या तो दूसरे न्यूरॉन से, ऐसे ना यहाँ पे फिर एक दूसरा न्यूरॉन बन जाएगा जो कि आगे मैसेज ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से आगे बढ़ा, तो ऐसे ही इसे किसी न्यूरॉन से मिला होगा मैसेज या किसी रिसेप्टर से मिला है, तो किसने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, डैट इज डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल बॉडी की अगर मैं पूरी ओवरऑल बात करूं तो इसमें न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलीज होती है, ये क्या करता है, न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, आपके नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है, यानी ये जो वो प्रोसेस वाला काम है ना, पूरा जो यहाँ से आपके मैसेजेस आए, ठीक है, यहाँ से आपका इम्पल्स आया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से कैरी कर रहा है एक्सॉन, और फिर यहाँ क्या है, साइनेप्टिक नॉब्स की तरफ, यानी एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग की तरफ वो लेके जा रहा है। तो एक्सॉन क्या है, नर्व इम्पल्सेस को कैरी कर रहे हैं अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर, देखो सेल बॉडी यहाँ है, सेल बॉडी से दूर ही तो लेके जा रहा है, तो अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। इनके बीच बीच में ना क्या है, माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या है, एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग कवरिंग है एक्सॉन के अराउंड, यानी ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है, ये आपका माइलिन शीट है, ठीक है, एक शीट है। इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर की तरह काम करती है, जैसे यहाँ से इम्पल्स आया तो ये माइलिन शीट देखिए, जंप, फिर यहाँ से जंप, फिर जंप, ऐसे करके ना जल्दी जल्दी फास्टर मैसेज ट्रांसमिट हो पाते हैं। इससे क्या है, देखो फास्टर ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, हमें कोई सिग्नल जल्दी जल्दी आगे ट्रांसफ़र करना है, आगे ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या कर देंगे, माइलिन शीट लगा देंगे। तो देखो यहाँ से ये नहीं पास कर पाएगा, फिर यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह है ना, फिर यहाँ से इतना गैप मिल गया, फिर यहाँ से जंप करेगा, तो ऐसे करके जल्दी आपका आगे कवर कर जाता है, ठीक है। तो माइलिन शीट का काम ये है। अब देखो यहाँ जहाँ येलो पार्ट के बीच में आपको छोटा सा गैप दिख रहा होगा, उस गैप को आप क्या कहोगे, नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या है, छोटे छोटे गैप हैं आपके माइलिन शीट के बीच में, जिससे आपका बेसिकली इम्पल्सिस के रैपिड ट्रांसमिशन के लिए ही है। देखो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो कहाँ पे आ रहे हैं सिग्नल, नोड ऑफ रेनवियर में आ रहे हैं, माइलिन शीट पे नहीं आते। माइलिन शीट का काम क्या है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका ना सिग्नल ऐसे जंप करे और जाए, इंसुलेटर की तरह है, ठीक है, इंसुलेटिंग कवरिंग की तरह है ये। तो नोड ऑफ रेनवियर पे आएंगे और फिर आगे आगे कवर होते जाएंगे।
देन लास्टली एक्सॉन कवर हो गया। एक्सॉन के बाद आपका क्या आ जाता है, एक्सॉन टर्मिनल्स, यानी एक्सॉन की एंडिंग। एक्सॉन जहाँ खत्म हो रहा है वो एक्सॉन टर्मिनल या एंडिंग। ये क्या है, ब्रांच एंड है एक्सॉन के, जो कि ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को टू अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन को या फिर मसल को या ग्लैंड को थ्रू अ साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइनेप्टिक नोब, जो कि आपके मैसेजेस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं, देन आगे आपके ट्रांसमिट करा देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इम्पल्स जो आ रहा है कैसे फ्लो करता है, इसका फ्लो ऑफ इम्पल्स में बताऊँ कि कैसे जा रहा है, क्या मेरे मैसेज ऐसे से ऐसे भी जा सकते हैं, यानी एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट तक जा सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, ये वन वे है, यानी डेंड्राइट से होके आपका लास्ट एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किससे किया, डेंड्राइट से, तो रिसीव करने का काम देखो, रिसीव किया इसने। ठीक है, फिर सेल बॉडी का, सेल बॉडी में गया, देन एक्सॉन का काम क्या है, कैरी करने का काम है। देन आपका ट्रांसमिट करने का काम किसका है, एक्सॉन टर्मिनल का काम है। और फिर क्या हो जाएगा आपका, देखो नेक्स्ट न्यूरॉन तक, डेंड्राइट टू सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, देन नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड के थ्रू आपका चला जाएगा। तो ये था आपका न्यूरॉन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगा ही। ठीक है, बहुत आसान है, डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। अदरवाइज़ ये आपको किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो ऐसे बना सकता है, आसान है डायग्राम। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये सब समझ में आ गया होगा, न्यूरॉन का पार्ट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, मैंने एक्स्ट्रा ही समझाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो मस्कुलोस्केलेटल आपका सिस्टम है, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं, बोन्स, मसल, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, तो आप पिछले लेक्चर में से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको, जो शायद मैंने पिछले लेक्चर में ना पढ़ाया हो, कि ऑन एन एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है वो आपका 12 से 15% ऑफ बॉडी वेट से बना हुआ है, दो दिस कैन वेरी विद एज, जेंडर एंड बॉडी कंपोजिशन। तो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, जो शोल्डर है कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली देखो ये शोल्डर, वहाँ पे आपका जॉइंट आपको पता है काम क्या है, जॉइंट करने का है, किसी दो चीज़ों को जॉइन कर रहा है बेसिकली। तो देखो यहाँ मेरा जैसे शोल्डर है ना, तो शोल्डर की जो बोन है, मतलब बॉल एंड सॉकेट, यानी जैसे यहाँ पे ना इस तरीके से होल टाइप दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है, एंड इसमें ना ये चाबी की तरह सॉकेट है ना, सॉकेट की तरह लाइक आपका लग रहा है ना, जैसे हम क्या करते हैं, आपका सॉकेट होता है, चार्जर लगाते हैं, है ना, तो इस तरीके से ही आपका ये वर्क करता है। ठीक है, देखो जैसे जो शोल्डर जॉइंट है वो आपका फ्री मूवमेंट कराता है आर्म का, ये बात है कि आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, है ना, आर्म को रोटेट कर सकते हो शोल्डर जॉइंट के थ्रू। अब जो ये अपर आर्म है ना, ये अपर आर्म का जो ये राउंडेड आपका टॉप है, वो क्या करता है, शैलो हॉलो आपके शोल्डर बोन में फिट हो जाता है। देखो जैसे ये खाली जगह, शैलो यानी खाली, इसमें ये क्या है, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या हो जाता है, फिट हो जाता है इसके अंदर, है ना, फिट हो जाता है, यही चीज़ बोली। इससे क्या बन जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी क्या हो रहा है, ये इसके अंदर एक तरह से जुड़ रहा है, समझ रहे हो, जुड़ रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, ये आपका रोटेट हो सकता है इस तरीके से, ऐसे रोटेट हो सकता है। अब ना कॉलर बोन के साथ, कॉलर बोन ये जो है आपकी कॉलर बोन के साथ जो शोल्डर है, ये शोल्डर गिडल बना लेती है, जो कि आपके आर्म को किससे कनेक्ट कर देता है, ये पूरे स्केलेटन से आपका ये कवर कर देता है। जॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इस वाली आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, बैकवर्ड मूव कर सकते हो, साइडवेज कर सकते हो, सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हो। आप अपने शोल्डर के एग्जांपल से ही देखो, शोल्डर को मूव कर सकते हो आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, सर्कुलर मूवमेंट करा सकते हो, हाँ करा सकते हो। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो किस जॉइंट की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे है जैसे ताला चाबी, है ना, तो उस तरीके से जैसे फिट हो जाता है, या फिर आपका ये बिल्कुल बॉल की तरह रोटेट हो जाएगी, ये इसका सॉकेट है ना, उसमें आपका लग जा रहा है, ये जॉइन हो जा रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हिंज जॉइंट की, ठीक है, शोल्डर अनलाइक दी शोल्डर, जो एल्बो है, एल्बो सिर्फ आपकी स्ट्रेंडर में होती है ना, स्ट्रेट होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में, जैसे डोर हिंज होता है, जैसे दरवाज़ा है एक तरफ ही खुलता है, एक तरफ ही, है ना,
तो क्या होगा आपका, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस डायरेक्शन में दरवाज़ा खुल नहीं सकता उस डायरेक्शन में खोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा तो नहीं खुलता ना, एक डायरेक्शन में ही खुलता है ना। ऐसी आपकी एल्बो है, आप खुद ट्राई करके देखो, ये जो एल्बो है सिर्फ इसको ना ऐसे स्ट्रेट करो, बेंड करो, स्ट्रेट करो, यही चीज़ कर सकते हो। और तो नहीं कर सकते कि मतलब इससे अपोजिट जा रहे हो, बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड की तरफ आपने हाथ मोड़ लिया, नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह के जॉइंट को आप क्या कहोगे, हिंज जॉइंट कहोगे। सिमिलर हिंज जॉइंट आपका एक और जगह प्रेजेंट होता है, एक तो एल्बो में प्रेजेंट है, एक आपका नी में प्रेजेंट है ना, जो घुटना है ना, वहाँ पे एक छोटी सी बोन है जिसे आप नी कैप कहते हो, यानी जो आपकी नी है, नी की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, नी कैप बना हुआ है, जो कि आपके जॉइंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखो इस तरीके का है हिंज जॉइंट, देखो यहाँ से ये नीचे जा सकता है, मतलब ये आगे मूव किया, देन इसे स्ट्रेट कर दिया, मतलब सीधा हो गया, देन बेंड करा, देन सीधा हो गया, तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट, ठीक है। पिवट जॉइंट में क्या है, अपने जो हेड को है नो के में शेक करो, ठीक है, ना जैसे करते हो ना, सर घुमाते हो, नहीं, है ना, इस तरीके से ट्राई करो, और अपना हैंड अपने गर्दन के पीछे रखो, तो आपको एक जेंटल मूवमेंट फील होगा, ठीक है। यहाँ ना, यहाँ कहीं अपना हाथ पीछे, मतलब पीछे की तरफ, यहाँ तो फॉरवर्ड आपको दिख रहा है स्केलेटन, पीछे की तरफ अपना यहाँ हाथ रखो, है ना, और मूव करो, है ना। तो आपकी ये जो गर्दन है इतनी फ्रीली कैसे मूव कर रही है आपको पता चलेगा। तो जो स्कल है वो आपका बैकबोन से कनेक्टेड है ना, जो आपका स्कल है ये आपका बैकबोन से कनेक्टेड है, पीछे जो बैकबोन है उससे कनेक्टेड है, किसके थ्रू, किस जॉइंट के थ्रू, पिवट जॉइंट के थ्रू, जो कि आपके हेड को साइड बाय साइड मूव कराने के लिए हेल्प करती है। जैसे डोर नॉब होता है ना, जो डोर का नॉब हुआ वो क्या करता है, इधर मूव करता है, इधर मूव करता है ना, तो पूरा साइड बाय साइड मूव करेगा, जिससे ये क्या है, अपने सॉकेट में टर्न कर सकता है, ठीक है। तो तीनों तरह के जॉइंट क्लियर हो गए अभी तक जो मैंने करा है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवट जॉइंट। चौथा तरह का जो है फिक्स जॉइंट, देखो फिक्स जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड है एक जगह पे, ठीक है। ये हार्ड केस है, द स्कल इज अ हार्ड केस ऑफ फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स का हार्ड केस है ना, बिल्कुल हार्ड है, जो कि एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं, फ्लैट बोन्स जॉइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ईयर्स एंड आईज। यानी कि क्या होता है, ये जो स्कल इतना हार्ड क्यों होता है, ये फ्लैट बोन से एक साथ बना हुआ है, जिससे कि क्या है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, जो आपके कान हैं, जो आपके आईज हैं, उसको आप क्या दे सको, प्रोटेक्शन दे सको। ये जो बोन्स है स्कल की, ये फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्टेड है, जिसका मतलब जो बोन्स है स्कल की वो नहीं मूव कर सकती। ये जो आपकी यहाँ दिख रही है ना, ये फिक्स्ड बोन है, ये नहीं मूव करेगी। इससे क्या होगा, जो ब्रेन है वो सेफ रहेगा, इवन अगर आपकी बॉडी मूव करती है तो। सो फिक्स जॉइंट्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्कल की बोन्स में पाए जाते हैं, ये आपका कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, ठीक है। चारों तरह के जॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ना रेडी टू गो बियॉन्ड वाला पॉइंट है, वो एक बार समझ लो। क्या बोला है, जो स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो में, ये क्या है, स्पेशल सेल्स हैं जो कि आपके डिवाइड कर सकती है और नए सेल्स बना सकती है, ठीक है। अब ना बोन मैरो का जब ट्रांसप्लांट होता है तो स्टेम सेल्स आपके हेल्दी पर्सन से पेशेंट में दी जाती हैं जिनको ब्लड कैंसर है, हु हैव ब्लड कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया, या फिर डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ऐसे को आप प्रोवाइड करते हो हेल्प करने के लिए। ये जो स्टेम सेल्स है ये क्या है, पेशेंट के डैमेज सेल्स को रिप्लेस करती है और उन्हें हेल्दी ब्लड सेल्स अगेन बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। उनके डैमेज सेल्स हटेंगे और हेल्दी ब्लड सेल्स अगेन बनने चालू हो जाएंगे, तो दूसरे आदमी को भी फ़ायदा होगा, है ना, हेल्दी पर्सन से। तो ये आपका मैं यहाँ दिखा देती हूँ, रेडी टू गो बियॉन्ड यहाँ है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम चारों कवर कर चुके हैं। ये था आपका एनसीईआरटी का, मैंने एक एक एनसीईआरटी की लाइन इसमें लिखी हुई है, तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें उसमें गिवन है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी का ही सारी लाइन्स ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या है, बेसिकली आपके बोन्स का फ्रेमवर्क है जो कि स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, यानी क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ, मजबूती, है ना, ताकत दे रहा है। इसका काम क्या है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, डेलिकेट यानी बहुत मुलायम जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है। इसका फंक्शन मेन यही है। इसमें क्या क्या आता है स्केलेटल सिस्टम में, देखो एक तो आएगा स्कल, ठीक है, जो मैंने यहाँ दिखाया था, ये है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम ये, एंड आपका रिब केज, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें वर्टिब्रल
वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम को और क्या कहते हो, स्पाइन कह सकते हो या फिर बैकबोन कह सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको वर्टिब्रे, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल बोन्स की सीरीज है जो कि स्पाइन को बना रहे हैं, मेकिंग अप द स्पाइन। ये जो पूरी स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम है, इसको आप बनाए, छोटी छोटी बोन्स की सीरीज है। तो छोटी छोटी बोन्स क्या है आपकी, वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रे से मिल के आपका पूरा क्या बना है, वर्टिब्रा से मिल के वर्टिब्रल कॉलम। अब क्या है, ये जो स्पाइन है, स्पाइन का फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहे, अपराइट रख सको और अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सको। नहीं तो अगर बैकबोन नहीं होगी तो ऐसे अमीबा की तरह तुम भी घूमोगे, है ना, तुम भी ऐसे ही घूमोगे, स्ट्रेट ही नहीं खड़े हो पाओगे, है ना। तो वो काम है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहती है, सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ दे रखी है, कार्टिलेज डिस्क। ये जो चीज़ है कार्टिलेज डिस्क क्या करती है, आपके सेपरेट करती है वर्टिब्रे को, जिससे कि आपके कुशन की तरह वो क्या कर सके, एक्ट कर सके, ठीक है। कुशन की तरह बेसिकली आपके एक्ट करती है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ये कार्टिलेज डिस्क, जिससे आप बेंड कर सको, ट्विस्ट कर सको, जिससे कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो जाए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है आपके, आराम से आप बेंड करो, आराम से आप ट्विस्ट करो, तो वर्टिब्रल कॉलम के जो कार्टिलेज डिस्क है उसकी वजह से आप ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिब केज। अब रिब केज में अगर आप देखोगे तो रिब केज है तो किससे बना है, रिब से बना है। और कितने पेयर्स, 12 पेयर्स। अब 12 पेयर्स बोले हैं ना, तो यानी 24 इन नंबर्स। अगर इन टोटल कोई पूछे, पेयर्स मतलब होता है जोड़ा, है ना, तो 12 का पेयर है, यानी हर एक पेयर में 2 होंगे, तो यानी 12 2 से 24, आपको मैथ्स आती ही है ना। तो 24 12 पेयर्स है ये पूरा रिब से ही। अब इसका काम क्या होता है रिब केज का, ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्टिव केज की तरह। केज है ना, तो पूरा आपका एक जाल बनाया हुआ है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके वाइटल ऑर्गन्स की, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट लाई करता है, यहाँ पे आपके लंग्स हैं, है ना, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल ऑर्गन है, जो कि नहीं चले तो फिर आपकी क्या नाम है, बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन डेथ भी हो सकती है अगर इनमें आपके इश्यूज़ आए ज़्यादा, ठीक है। बैक कनेक्शन, अब जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स आपके अगर मैं पीछे की तरफ से देखूं तो किससे कनेक्टेड है, स्पाइन से, यानी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वहाँ से आपकी कनेक्टेड है पीछे बैकबोन। अगर फ्रंट देखूं, जैसे यहाँ दिख रहा है फ्रंट में, तो किससे जुड़े हुए हैं, ब्रेस्ट बोन से यानी स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। ये देखो ये है पीछे, ये क्या है, स्टर्नम है, यहाँ से जुड़े हुए हैं। और बैक में स्पाइन का तो मैंने यहाँ दिखाई दिया, वर्टिब्रल कॉलम वहाँ से जुड़े हुए हैं, ये रहे, ठीक है। तो बैक पे किससे कनेक्टेड है, रिब्स, स्पाइन से, और फ्रंट में किससे, स्टर्नम से, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ दिख भी रहा है कार्टिलेज। मूवमेंट क्या है, कार्टिलेज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे आपको पता है, जिससे रिब केज एक्सपेंड कर सके, ये आपका फैल सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। क्योंकि देखो जब लंग्स हवा ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। हवा क्या हो रही है, मूवमेंट हो रहा है चेस्ट स्पेस में, हवा अंदर जा रही है, बाहर जा रही है ना। तो उसकी वजह से आपकी कोई इंजरी ना हो जाए, कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो ये आपका काम करते हैं कार्टिलेज। रिब केज इंजरी से आपको पता है ब्रीथिंग पेनफुल हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है ना। तो इन शॉर्ट जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, हमें मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पाइन हमें अपराइट रखता है, रिब केज हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं एंड हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपका ये पूरा चैप्टर हो चुका है, ठीक है। लास्ट में थिंक एज अ साइंटिस्ट वाला मैं कवर करा देती हूँ, ये छोटा सा टॉपिक है, वो और देख लेते हैं, देन आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, ठीक है। फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म यानी टोटिपोटेंसी के बारे में बताया है। या 1958 में FC स्टेवर्ट ने, आपके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इवन जो सिंगल सेल है वेस्कुलर फ्लोएम ऑफ अ कैरेट, उसके पास भी एबिलिटी है रीजनरेट करने की पूरे के पूरे प्लांट को। तो वो पहले पर्सन थे ऐसा करने के लिए। उन्होंने और उनकी टीम ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया फ्लोएम सेल्स ऑफ कैरेट को यूज़ करके, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग सिंपल शुगर्स एंड हार्मोन्स में, मतलब क्या किया, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया इन्होंने अपनी तरफ से, सिंपल शुगर्स दिए, हार्मोन्स दिए, एप्रोप्रिएट कंडीशंस में रखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्लोएम सेल्स हैं ये डिवाइड होते जाते हैं मास ऑफ सेल्स, यानी गुच्छा बनाते जाते हैं सेल्स का, जो कि ग्रेजुअली डिवाइड कर रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है इनटू कंप्लीट प्लांट। इन्होंने ये भी दिखाया, इससे ये भी दिखा कि जो सेल्स है फ्लोएम के वो पहले डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी पहले क्या करते हैं, वो रीगेन करते हैं आपकी एबिलिटी टू डिवाइड,
ठीक है, कि दोबारा उनके अंदर एबिलिटी आ गई डिवाइड करने के लिए, जिससे कि वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स को बना सकें। जब ये ग्रो होते अप्रोप्रिएट कंडीशन में, तो जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ग्रोथ केमिकल्स मिलेंगे, तो ये क्या कर जाएंगे, रीडिफरेंशिएट कर जाएंगे, जिससे ये क्या बना लेंगे, रूट, शूट एंड इवेंचुअली कंप्लीट प्लांट। ठीक है, तो पूरा आपका मैकेनिज्म किस पे बेस करना है, आपके क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो आप, है ना। तो इस तरीके से अब कुछ मैच्योर प्लांट सेल्स हैं, उनके पास एबिलिटी है अनडिफरेंशिएट करने की, डिवाइड करने की, रीडिफरेंशिएट करने के लिए, जिससे कि वो नया प्लांट आपका डेवलप कर पाए अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी, है ना। और ऐसे सेल्स जो कि टोटीपोटेंसी कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, टोटीपोटेंट सेल्स। ये सिमिलर है टू द एबिलिटी ऑफ जाइगोट, जो कि डिवाइड करता है फिर डिफरेंशिएट करता है पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट्स के यूज़ किए हैं। तो देखो, लाइट लिए, हवा नहीं है, सॉलिड, मीडियम प्लस न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन, यानी मीडियम क्या है, सॉलिड लिया है, न्यूट्रिएंट्स है। तो आपकी जो फ्रेश वेट है सेल का फ्रॉम द इनिशियल, मतलब जो पहले वेट लिया था और फिर जो फ्रेश वेट आया उसमें इंक्रीज़ आया, तो इंक्रीज़ नहीं आया, रिड्यूस हो गया। वहीं अगर दोनों चीज़ प्रोवाइड किए तो हमारा इंक्रीज़ होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइट कम है, यहाँ एयर है, तो बेसिकली अगर कंडीशन में लाइट और एयर दोनों होगी तभी आपको इंक्रीज़ दिखेगा, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फ्रेश वेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन आपको नेचर वाला, यहाँ ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी में नेचर में बताया कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया डिसीज़, मतलब एक बीमारी प्लांट्स में जिसे आप क्या कहते हो, क्राउन गॉल डिसीज़। ये इन दिस डिसीज़ जो ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स होती हैं वो डेवलप होती है स्टेम्स में ड्यू टू रैपिड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये डिसीज़ आपकी बैक्टीरियम से कॉज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, ये याद रखना। इंस्टेड ऑफ ओनली ट्राइंग टू क्योर दिस डिसीज़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ा कि कैसे बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करता है। यानी ये जानने की बजाय कि इसे, मतलब ये तो वो जान ही रहे थे ऑब्वियसली कि जो डिसीज़ है उसको ठीक कैसे करते हैं, क्योंकि कोई बीमारी है तो उसे ठीक करना तो पड़ेगा ही, लेकिन साइंटिस्ट साथ के साथ ये भी पढ़ रहे थे कि कैसे ये जो बैक्टीरियम है ये अपना जेनेटिक मटीरियल जो इसके अंदर है वो प्लांट सेल्स में ट्रांसफ़र कर रहा है। इस नॉलेज से प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि यूज़ हुआ है, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये नॉलेज यूज़ हुई है। आज बैक्टीरियम एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे हम यूज़फुल जीन्स प्लांट्स में डाल सकें, है ना, और वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल इम्प्रूव क्रॉप्स बना सकें, डिसीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बना सकें। तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। बेसिकली एट अ ग्लांस अगर मैं कवर कराऊँ तो टिश्यूज़ क्या हैं, आपके सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो कि एक साथ वर्क करता है स्पेसिफिक फंक्शंस कवर करने के लिए। डिफरेंट टिश्यूज़ आपके कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे लाइफ प्रोसेसेस आपके प्लांट्स एनिमल्स में ये करवा सके। प्लांट टिश्यूज़ आपके दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, उनकी एबिलिटी टू डिवाइड के अकॉर्डिंग, है ना। फंक्शनली प्लांट टिश्यू आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू में कैटेगराइज थे, 3 कैटेगरीज में थे। परमानेंट टिश्यू आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल यानी एक तरह के सेल से, कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज़्यादा तरह के सेल से। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका क्या क्या आ जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आता है, जाइलम फ्लोएम, जो कि जाइलम आपका क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम आपका क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल टिश्यूज 4 तरह के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू आपकी आउटर कवरिंग बॉडी की बनाता है एंड प्रोटेक्टिव लाइनिंग कवर करता है, मतलब प्रोटेक्टिव लाइनिंग की तरह टू इंटरनल ऑर्गन, जिससे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो और दूसरे फंक्शंस करा सकते हो। कनेक्टिव टिश्यूज से क्या होता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है आपके दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज बॉडी के। देन मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट ये प्रोड्यूस करता है, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी में। नर्वस टिश्यू में आपके न्यूरॉन्स हैं, नैना न्यूरॉन से बना हुआ है, जिससे कि वो रिसीव कर सकें, प्रोसेस कर सके, ट्रांसमिट कर सके इम्पल्सिस को और बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो कि ऑर्गन्स को और प्रोटेक्ट करते हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हैं वो आपके मसल्स और बोन्स के कोऑर्डिनेशन से होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो कि आपके किसके कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो विद दिस फाइनली हमने ये चैप्टर कवर कर दिया है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
कमेंट करना कैसा लगा लेक्चर, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।